नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित पारसनाथ पहाड़ पर हक के विवाद को लेकर के जो झगड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पारसनाथ पहाड़ को पहले जैन धर्मावलंबियों ने अपना पवित्र तीर्थ स्थान बताया और अब आदिवासी समाज ने पारसनाथ पहाड़ी को अपना पवित्र मरांग बुरु बता रहे हैं। आए दिन पारसनाथ पहाड़ी को लेकर राजनीति के साथ साथ सामाजिक संगठनों से जुड़े नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। और इसी बीच गुरुवार को आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सलखन मुर्मू ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो आदिवासी समाज विवश होकर पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित जैन धर्मावलंबियों के धार्मिक स्थल को ध्वस्त कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे राम मंदिर अभियान के लिए बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। इस रिपोर्ट को देखिए। अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग 10,000 रेल रोड रोकने के लिए आएंगे। मैं केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी सेंगल अभियान आदिवासी सेंगेल पारगना समेत शिखर पर संग्राम लगता है थमने का नाम नहीं ले रहा। तभी तो पारसनाथ पहाड़ पर हक का विवाद अब बवाल की शक्ल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पारसनाथ पहाड़ को पहले जैन धर्म गुरुओं ने अपना दावा किया और इसे पवित्र तीर्थ स्थान बताया और अब आदिवासी समाज पारसनाथ पहाड़ी को अपना पवित्र मरांग बुरु बतलाते हैं। आए दिन पारसनाथ पहाड़ को लेकर राजनीति के साथ साथ सामाजिक संगठनों से जुड़े नेताओं के बयान एक बड़े बवाल का संकेत दे रहे हैं। बयानों की गर्मी भी ऐसी जिसमें दावे ये तक कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जो अयोध्या में हुआ वैसा ही पारसनाथ पहाड़ पर होगा, यानी बाबरी की तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा। आदिवासी समाज विवश होकर जिस प्रकार राम मंदिर अभियान के लिए बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, उसी प्रकार पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित जैन धर्मावलंबियों के धार्मिक स्थल को ध्वस्त कर देंगे। जो करेंगे वो बहुत माने अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग लगभग 10,000 लेके हम लोग रेल रोड रोकने के लिए आएंगे। तो मैं सोनाराम सोरेन केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी सेंगल अभियान और आदिवासी सेंगेल दिसोम पारगना, मैं सोनाराम सोरेन। आपका आंदोलन का स्वरूप आगे क्या होगा अगर सरकार नहीं बात मानती है? सरकार यदि हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही आह्वान कर दिया है, यदि इस आज की रेल चक्का जाम से उनको यदि ये आवाज आदिवासियों का सरनाकोट नहीं देता है और जैन धर्मियों के जो कब्जा में हमारा मरांग बुरु है, हमारा ईश्वर है, उनको कब्जा मुक्त नहीं कराता है, असम और अंडमान के आदिवासी को यदि एसटी का दर्जा नहीं देता है और झारखंड में संताली राजभाषा यदि नहीं देता है तो आगामी 11 अप्रैल को पूरे भारत में अनिश्चितकालीन के लिए रेल रोड चक्का जाम रहेगा। यही सलखन यानी आदिवासी समाज हुंकार भर रहा है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पारसनाथ पहाड़ हमारा है। आलम यह है कि अब ये लड़ाई रेल रोड चक्का जाम तक जा पहुंची है और आह्वान ये कि अगर इसके बाद भी सरकार मांगों पर ध्यान नहीं देती तो फिर 11 अप्रैल से देश भर में उग्र आंदोलन होगा और अनिश्चितकाल रेल रोड चक्का जाम देखने को मिलेगा। वैसे इसकी बानगी शनिवार को भी देखने को मिली जब झारखंड के कई जगहों पर रेल ट्रैक को जाम कर दिया गया, जिसकी वजह से ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हुई। 1 दर्जन ट्रेनें कैंसिल तक करनी पड़ी, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करना पड़ा। झारखंड में इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर चक्रधरपुर रेल मंडल पर पड़ा।
हम लोग का मरांग गुरु जो झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने 5 जनवरी को भारत सरकार को लिख कर दिया है और हम लोग का जो दावा है ये हम लोग का आस्था है। जुग जुग से हम लोग इसको पूजा कर रहे हैं। मरांग गुरु जो पारसनाथ पहाड़ से भी प्रसिद्ध है, उसको आज जैन वालों के हवाले किया है। इसी के ई में हम लोग उग्रसिद्ध है। समय शिखर हम जैनों का पवित्र और महान तीर्थ क्षेत्र है। हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो इसको पर्यटन स्थल ना बनाकर तीर्थ क्षेत्र ही रहने दें, क्योंकि हम लोगों का जैन धर्म में ये मानना है कि जो एक बार मन से और तीर्थ की वो वंदना कर लेता है समय शिखर का, तो वो फिर दोबारा मोक्ष गति को ही प्राप्त होता है। तो हमारे वहाँ पे 22 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर में 20 तीर्थंकरों का वहीं पर मोक्ष गए हैं। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि ये आंदोलन सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि एक साथ 5 राज्यों में चलाया जाएगा। यानी हक की लड़ाई अब विवाद का रूप ले चुकी है। ऐसे में विवाद कैसे शांत होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो आपने देखा और सुना, टकराव जारी है और ये टकराव की स्थिति आखिर कब तक ऐसी बनी रहेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। आंदोलन की तैयारी की जा रही है और न केवल झारखंड में आंदोलन, बल्कि देश भर में आंदोलन की बात कही जा रही है। पारसनाथ पहाड़ आखिर है किसका, इस बात का विवाद चल रहा है। समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों बनती नजर आ रही है और स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, तारुफ करा देते हैं। इंदुकान दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इंदुकान दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। और अनंत अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनंत अमित जी। इंदुकान दीक्षित जी, झारखंड में जो स्थिति बनती नजर आ रही है, वो आने वाले समय का जो अंदेशा अगर लगाया जाए तो वो भयावह नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन रोको आंदोलन चल रहा है, सड़कों को जाम किया जा रहा है, ऐसे में स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। और आदिवासी समाज कह रहा है कि हमारा है ये पर्वत, जैन समाज कह रहा है हमारा है पर्वत। अब जिस तरीके से ये धमकी दी गई है कि अगर आदिवासियों की मांग को नहीं माना जाता है तो दूसरा अयोध्या अब झारखंड में देखने को मिलेगा। नमस्कार योगेश जी। जी, आनंद जी को भी हमारा नमस्कार। देखिए, जो ये आंदोलन है इसके पीछे बिल्कुल राजनीतिक साजिश और तमाम जो नेता और सरकार के लोग हैं, राजनीतिक और सरकार के लोग हैं, उनकी नासमझी है। आज सदियों से वहां पे दोनों चीजें हैं, मरांग गुरु और साथ में सम्मेश शिखर। क्या कभी किसी को कोई रोष, कोई हल्ला, कोई झगड़ा आपने सुना योगेश जी? नहीं। लोग आराम से अपनी अपनी आस्था का पालन करते आ रहे हैं। सदियों से वहां पे जैन लोग भी अपनी आस्था का पालन करते आ रहे हैं और सदियों से आदिवासी समाज के लोग अपना काम करते हैं। और मैं अभी कुछ माह पूर्व स्वयं गया था वहां पे, 20 तीर्थंकर है, सभी के दर्शन किए, सभी के समाधि पे गया, पूरी पहाड़ी क्षेत्र का खुद मैंने मुआयना किया। और मैंने आकर के माननीय प्रमाण सागर जी, वहां पे उनका प्रवचन चल रहा है, उनका इंटरव्यू भी किया, उनसे इंटरेक्शन भी किया। मैंने देखा कि देखिए, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है योगेश जी। पूरे उस क्षेत्र का विकास और वहां पे अगर रौनक आई है तो वो इन जैन समाज के लोगों की देन है। नहीं तो इस तरह के कितने तमाम मान्यताएं आदिवासियों की, धर्म की और उनके ईश्वर की हैं, लेकिन उन जगहों पे जाना बीहड़ जंगलों में है, कोई जा नहीं सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है, लोग गरीबी के मारे हुए हैं आसपास। और अभी भी आप इस पारसनाथ पहाड़ी के चारों तरफ गांव में चले जाएंगे तो लोगों का इतना बुरा हाल है, किसी के पास रोजगार नहीं है। पढ़े लिखे युवक रोजगार की तलाश में इधर उधर देश के कोने में जाकर मजदूरी का काम करते हैं। लेकिन इस पारसनाथ पहाड़ी पे सम्मेश शिखर होने के कारण, मरांग गुरु होने के कारण वहां किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। लेकिन सम्मेश शिखर होने के कारण वहां पे पूरे आसपास के गांव के यूथ जिनके साथ में गया, वो मोटरसाइकिल से लेकर हमको ऊपर गए और नीचे लेकर के आए और 1500 रुपए उनको दिया हमने।
जबकि उन्होंने हमसे रिजनेबल लिया क्योंकि हम पत्रकार थे। बाकी लोगों से वही उनको 2-2,500 भी मिलते हैं। और आप देखिए कि अगर खूब संख्या में वहां आ रहे हैं तीर्थयात्री, तो एक दिन में एक मोटरसाइकिल वाला अमूमन अगर 2 ट्रिप भी कर लिया तो 5,000-6,000 कमा लेता है। बिल्कुल। और महीने में अगर उसने 5,000 भी कमा लिया, 1-2 दिन का गैप भी मान लीजिए, तो लगभग लाख रुपए महीने हो गया। खर्च वर्च निकाल के तो 60-70 हजार रुपए गाँव में रह करके। जो लड़का हमें लेके गया था वो ग्रेजुएट था इकोनॉमिक्स का, और उसको कोई रोजगार सरकार की योजना में नहीं मिला। और वो हमने पूछा तो बोले गांव के सारे लोग जैन समुदाय के लोगों से बहुत खुश हैं और बहुत प्रसन्न रहते हैं, कोई टकराव नहीं है। बाहर के लोग आगे पीछे ये सब राजनीति करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के। अब देखिए ये कब से मामला बिगड़ा। पहला जो मैं मानता हूं जैन समुदाय के लोगों की थोड़ी चूक थी। जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो उस समय यहाँ पे इसके विकास की दृष्टि से इसको पर्यटन क्षेत्र बना करके स्पेशल कई क्षेत्रों को किया गया राज्य में, तो इसको भी किया गया कि इसमें सुविधाएं डेवलप की जाए, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं तो उनको तमाम तरह के आने पर ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सारी सुविधाएं। तो उन्होंने पर्यटन क्षेत्र की बात की। उस समय अगर जैन समुदाय के लोगों ने संपर्क किया होता कि इसको तीर्थ पर्यटन के तौर पे किया जाए, जिससे इसकी सैंक्टिटी को बरकरार रखा जाए, तो आज ये समस्या नहीं आती, नंबर 1। बिल्कुल। लेकिन जब ये पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप करने का नोटिफिकेशन हो गया और अब बारी आई कि चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए, तब वहां से आवाज आई कि अरे ये तो पर्यटन क्षेत्र होने का मतलब बिना किसी रोक लाग लपेट के होटल बनेंगे, शराब की दुकानें खुलेंगी, क्योंकि पर्यटन का मतलब पूरी दुनिया में लगभग यही होता है। बिल्कुल। तब उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, तो केंद्र सरकार ने आनंद फानन में इस चीज की सेंसिबिलिटी को समझते हुए इसको फिर तीर्थ क्षेत्र बनाने की बात कही और शराबबंदी की बात कही। लेकिन अब देखिए राजनीति कहाँ शुरू हुई कि ये तो हुआ सुधार की प्रक्रिया जो केंद्र ने कोशिश की। राज्य सरकार ने क्या किया कि उन्होंने जैन समुदाय में ये देने के लिए मैसेज कि हमने आगे किया इस काम को, इमीडिएटली इसको नोटिफाई करके जैन क्षेत्र घोषित किया और तीर्थ क्षेत्र घोषित किया। जैनीज के लिए एक काफी सुविधाएं वहां दी। अब मोरंग गुरु को लेकर जो मान्यता है, यहाँ पे आदिवासी हेमंत सोरेन जी की सरकार है, कुछ ऐसी व्यवस्था करते केंद्र सरकार से बात की होती कि भाई तीर्थ क्षेत्र रहेगा और आदिवासी मान्यता को भी हम साथ साथ मान्यता देंगे, और उनके जो दिन है, जो उनकी प्रार्थना की, आदिवासी ने कहा क्या कि मोरंग गुरु में जाके हम शराब पियेंगे, तो अगर शराब पे रोक लगाने की बात थी तो कौन विरोध करेगा? ठीक बात। लेकिन उसमें आदिवासियों के लिए नहीं मिलेगी जगह, ऐसा तो कहीं केंद्र सरकार ने कहा नहीं। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री ने जाकर स्वयं गिरिडीह में अपनी यात्रा किया था किसी और चीज के लिए, और जनसभा करके आदिवासियों से कहा कि आपका हक मरने नहीं देंगे। अरे तो नोटिफिकेशन किसने किया भाई? तो आपको दायित्व है सरकार का, जो लॉ एंड ऑर्डर का कायम करने की जिम्मेदारी के तहत, कि दोनों समुदाय को मिलाकर और वहां पे एक अच्छी चीज को डेवलप करके राज्य का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। जैसे चंद इजराइल इतना छोटा देश है, लेकिन वहां यूज है, उनके दुनिया के में पूछ है, इतना वो अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, रोजगार देते हैं, कहीं भीख मांगते हैं, जूस नहीं मिलेंगे आपको। इसी तरह से 50 लाख 60 लाख जैन समुदाय के लोगों ने, योगेश जी, पूरे देश में करोड़ों लोगों को रोजगार दे रखा है। ये तो मैं खाली आपको मधुबन क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जो पारसनाथ के आसपास है। अब आप मान लीजिए कि वहां से उनको खदेड़ दिए हाइपोथेटिकली कि हम उनको घुसने नहीं देंगे, उनका क्षेत्र तोड़ देंगे। दुनिया में आप क्या मैसेज देंगे कि यहाँ पे एक ऐसी सरकार है झारखंड में जिसको कि एक इतने बड़े धर्म का, इतने शांति प्रिय धर्म का कोई भी लगाव नहीं है, उसके प्रति कोई मोह नहीं है, बिल्कुल सम्मान नहीं है। आपको इतना बड़ा अवसर है कि दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है आपके पास, वहां से एक क्षेत्र को डेवलप करके तीर्थ के रूप में आप अगर व्यवस्थाएं बना दें तो वहां पे लाखों लोग रोज आएंगे। जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम किया मोदी गवर्नमेंट ने बनारस में, मैं खुद वहां का बनारस कराने वाला हूँ योगेश जी। पहले 25-30 हजार एवरेज लोग आते थे रोज, बिल्कुल, अभी 1.5 लाख लोग आते हैं एवरेज। सही कह रहे हैं आप। होटलों में जगह नहीं है, होटलों में नाव चलाने वाले जो 200 रुपए लेते हैं, 2,500 रुपए पर ट्रिप लेते हैं। ठीक कह रहे हैं। किसका फायदा हुआ?
आज अगर मान लीजिए वहाँ ये जो आदिवासी समुदाय को भड़का के कराया जा रहा है, जैन समुदाय आना बंद कर दे तो आसपास के गांव को रोजी रोटी की व्यवस्था कौन करेगा? बिल्कुल। जो बेचारे लोग आते हैं पूरी दुनिया से, जैन लोग, उनकी आस्था का क्या होगा? बिल्कुल, रोजी रोटी मतलब देने का समाज काम में तो किया नहीं जा रहा, पैदा बल्कि करने छीनने के की बिना दिशा क्या में। पॉलिटिक्स नहीं होती है? हाँ, ठीक बात। बहुत ही शर्म की बात है, पूरे देश के लिए शर्म की बात है। दोनों समुदाय को साथ रख करके हजारों साल हम एक साथ रह सकते हैं, तो क्या हम आगे आने वाले समय में और अच्छे से नहीं रह सकते बिल्कुल हैं? ठीक बात आप कह रहे हैं। अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए और शांतिप्रिय तरीके से अगर रहें तो मुझे लगता है प्रदेश का भी विकास होगा, और जो आप नाम की बात कह रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं देश दुनिया में होगा, विख्यात होगा। अनंत अमित जी, भारतीय जनता पार्टी का अगर हम जिक्र करें तो राजनीति से ऊपर उठ करके दोनों समुदायों को लेकर के क्या कुछ रणनीति है क्या इनके पास, आपके पास, यानी कि दोनों समुदायों को कैसे आपस में सुलह कराया जाए और किस तरीके की रणनीति बनाया जाए ताकि जो टकराव की स्थिति बनी हुई है ये खत्म हो सके? योगेश जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सर्वप्रथम तो मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बड़े भाई इंदुकांत दीक्षित जी जो सारी बात बता रहे हैं, तो मैं 100% पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। जिस तरीके से राज्य सरकार वहां पे सम्मेद शिखर और मरांग गुरु को लेकर राजनीति कर रही है, निश्चित तौर से ये राज्य का भारी नुकसान कर रही है। वहां के स्थानीय विधायक ने अपनी एक कमेटी बनाई थी, वहां के जिला पदाधिकारियों के साथ इन्होंने एक बैठक किया दोनों समुदायों के साथ। देखिए, जैसे कि बड़े भाई कह रहे थे कि सदियों मरांग गुरु और सम्मेद शिखर जी का दोनों धर्मों में अपने अपने तरीके से पूजा पाठ, कहीं पे पूजा पाठ पे कहीं रोक नहीं है। और भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरह के विवादों में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति जिस धर्म का है उसको अपने धर्म का पूजा पाठ करने का पूरा अधिकार और करना भी चाहिए, लोग करते भी हैं। लेकिन गिरिडीह में क्या हो रहा है कि देखिए, अभी 28 तारीख को वहां पे बाबा रामदेव जी का कार्यक्रम हुआ। अभी वहां पे लगातार 3 महीना तक वहां पे जैसे जैनियों में 24 संप्रदाय उसपे होते हैं, जिसपे 20 जो निर्वहन है वो गिरिडीह में, बहुत बड़ी बात है। दुनिया का सबसे बड़ा जैनियों का मक्का मदीना कहा जाता है, जिसको पारसनाथ को कहा जाता है। दुनिया से लोग आते हैं, भारत से तमाम जगहों से लोग आते हैं। मैं वहां पर 1 तारीख को मधुबन में था, मैं दूसरी तीसरी बार गया था। मैं योगेश जी आपको बताना चाहता हूँ, मैं गया तो मुझे लगा नहीं कि मैं झारखंड के मधुबन में हूँ। वहां पे जिस तरीके से लोगों का व्यवहार, हमने जब पूरे पंडाल में घूमा, तमाम जगह घूमने के बाद ये पता चला कि जितने दिन इस तरह के कार्यक्रम होंगे, आस पास के गांव में चूल्हा तक नहीं जलता है। पूरे लोगों के भोजन की व्यवस्था उस शिविर में की जा रही थी और तमाम ग्रामीण लोगों में आपस में इतना अच्छा समन्वय था कि हमें तो ऐसा लगा ही नहीं। हमने लोगों से पूछा कि यहाँ पे जिस तरीके से विवाद चल रहा है, उस विवाद के पीछे क्या है? तो वहां के स्थानीय लोगों का कहना था, चाहे वो किसी भी धर्म से थे, आदिवासी भाइयों से भी हमारी बात हुई, बहनों से भी बात हुई, सभी लोगों ने ये कहा कि ये स्थानीय सरकार की क्षमता का प्रतीक है ये, और यहाँ के कुछ नेता लोग जो सरकार के लोग, वो लोगों को दिग्भ्रमित करके जो राजनीति कर रहे हैं, वो यहाँ के विकास को रोकना चाहते हैं। ये बात वहां के हमारे आदिवासी भाइयों बहनों ने कहा, और भी हमने जानने का प्रयास किया। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से अभी डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित बता रहे थे कि वहां का विकास, वहां के लोगों को रोजी रोजगार मिल रहा है। 3 महीना तक वहां पे योगेश जी जिस तरीके से मेला लगता है, हमने लोगों से पूछा, उन लोगों ने कहा कि ये 3 महीने का मेला हमारे साल भर के जीविका को चलाता है। और सरकार को, राज्य सरकार को ये चाहिए था कि दोनों समुदाय को बैठाकर पूजा पाठ पे कहीं भी मरांग, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, मरांग गुरु, मरांग मतलब क्या? संथाल में जो सबसे वरिष्ठ होते हैं उनको मरांग कहा जाता है। तो गुरु जो है उनके भगवान हो गए, तो जो सबसे जो वरिष्ठ होते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो आज भी जैसे मकर संक्रांति का हो, जितने भी हमारे संथाल के जो त्योहार है, आदिवासियों का जो, उससे कहीं कोई रोक नहीं। हमारे जैन समाज के भाई भी उनका सहयोग करते हैं, और सम्मेद शिखर में जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे आदिवासी भाई लोग मदद। ठीक है अनंत अमित जी, ठीक है। हमारे साथ पवन खंडेलवाल भी जुड़ चुके हैं, जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं। पवन खंडेलवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। और
अनंत अमित जी, आपसे बहुत जो सवाल था उसका अगर आपके पास जवाब है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा प्रस्ताव है जो सरकार को दे सके या देने की कोशिश कर रही है, ऐसा प्रस्ताव पर काम कर रही हो बीजेपी कि ये जो दोनों लोगों के बीच में टकराव की स्थिति बनी हो, समन्वय बन सके? निश्चित तौर पे योगेश जी, हमारी पार्टी है, हम समन्वय बना के चलते हैं। हमारे लिए सारे धर्म एक समान है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमने ही एक रास्ता निकाला था। जिस तरीके से राज्य सरकार ने विवाद खड़े कर रखे थे, तो पूरे देश में जब आंदोलन चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़कर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और उस निर्णय को राज्य सरकार को मानना पड़ा। उसके बाद जिस तरीके से सुचारू रूप से फिर कार्यक्रम चलने लगा, फिर यहाँ के हमारे यहाँ की स्थानीय सरकार ने जिस तरीके से विवाद खड़ी किए उनके नेताओं के द्वारा, तो फिर लोगों को दिग्भ्रमित किया गया, जिसका ये परिणाम जो देखने को मिल रहा है। और हम ये चाहते हैं, हमारी पार्टी भी चाहती है कि मिल बैठ के बात करें। वहां पे दोनों धर्मों के बीच में कहीं कोई विवाद नहीं है। प्रमोद जी भी बताएंगे कि दोनों हम, चाहे समय शिखर जी का मामला हो, चाहे मारंग गुरु जी का मामला हो, बिल्कुल होना भी ऐसा चाहिए बैठ करके। हाँ, ठीक बात है। ये तो कुछ इंदुकान नेताओं के दीक्षित द्वारा जी ने भी फैलाया बताया गया। कि वहां पर जो स्थिति बनी हुई है भाई, दोनों लोग जाएं, किसी को कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए और आपस में बैठ करके इसका सुलह समझौता कर देना चाहिए। जो टकराव की स्थिति बनी है ऐसी नहीं होनी चाहिए। पवन जी देखिए, एक तरफ से तो जंगे ऐलान कर दिया गया, कहा गया कि भाई अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो वैसा ही हश्र करेंगे जैसा बाबरी मस्जिद का हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ से भी बड़ा ऐलान कर दिया गया। आपके समाज में विश्व जैन समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय जैन जी, वो कह रहे हैं कि भाई हम अहिंसक तो हैं लेकिन नपुंसक नहीं हैं। तो ये तो दोनों तरफ से जब चैलेंज दिया जा रहा है तो जाहिर तौर पर है इसमें सामंजस्य की स्थिति बनने की दरकार रहेगी क्या? नमस्कार साहब, सबसे पहले तो बहुत दुखद इस तरह का स्टेटमेंट देना कि किसी भी बनाई हुई मंदिर को हम बाबरी मस्जिद की तरह ध्वस्त कर देंगे या इस तरह की बातें करना भी मेरे हिसाब से बहुत निंदनीय है और इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। दूसरी बात है कि जो वस्तु स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इस स्थिति में अगर कोई दोषी है तो मुझे लगता है कि सरकार दोषी है, क्योंकि सरकार को अपने तरफ से जो कदम उठाने चाहिए संभवतः वो नहीं उठा पा रही। दोनों के जो धर्मगुरु हैं या जो जैन समाज के लोग हैं या हमारे संथाल के लोग हैं, उनके साथ बैठ करके इस संदर्भ में आपसी चर्चा करके इसका रास्ता निकालना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए, न कि हम उसके प्रति कई तरह के स्टेटमेंट जो हमारे आज स्थानीय नेता या कोई भी दे रहे हैं, ये इनको मैं उचित नहीं समझता हूँ। आपसी विवाद बढ़े ये उचित नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि जो वर्तमान स्थिति है इसको मिल बैठ करके, जैसे हमारे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे, इसको मिल बांट करके हल किया जाए। हमारे जो स्थानीय सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, इन्होंने पहले भी इसके लिए अगर अच्छा प्रयास किया होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। तो मेरे विचार से दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठ करके पुनः इस पर गहन चिंतन करनी चाहिए। अगर इस तरह की स्थिति बनी तो ये तो राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। और हम तो समझते हैं संथाल के जो बंधु हैं और हमारे जैन समाज के भी जो है सब स्थानीय लोग हैं। जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है समय शिखर जी। आज वहाँ मांसाहार और शराब सेवन नहीं होता है। हमारे संथाल स्थानीय संथाल वासी हैं, वो मरांग गुरु का वहाँ पूजा करते हैं। तो दोनों की आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। ऐसी स्थिति में कोई टकराव की स्थिति न बने, उससे बचने की स्थिति पे चर्चा करनी चाहिए, न कि टकराव हो वैसी बातों पे चर्चा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। इस पर निश्चित रूप से सरकार नहीं, विचार भी आपके अच्छे हैं। वही सवाल मेरा है। मतलब जो स्थिति बन रही है वो तो टकराव की स्थिति बन रही है। इंदुकान दीक्षित जी, क्या ऐसे ठीक है, क्या ऐसी स्थिति में ये सुलह समझौते की स्थिति पैदा हो सकती है क्या? क्योंकि अब दोनों तरफ से चैलेंज किया जा रहा है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम बाबरी मस्जिद की तरह जो है वो तस्वीर क्रिएट कर देंगे यहाँ पर, और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम अहिंसक तो हैं लेकिन नपुंसक नहीं है। तो ऐसे में तो चैलेंज दोनों तरफ से किया जा रहा है। नहीं, ये उचित बयान नहीं है। और मैं बताऊं कि जब ये तो राजनीतिक लोगों से तो संभलेगा नहीं, क्योंकि इसमें राजनीति की शुरुआत कर दिया है। मैंने विशेष तौर पे राज्य सरकार स्वयं इसमें शामिल हो गई है। ये बहुत दुखद है। ये दोनों तरफ के लोग सामने आमने बैठेंगे। जैन समुदाय के लोगों का हम ये बयान सुने, लेकिन अगर ऐसा आया है कि हम नपुंसक नहीं है तो जैन समुदाय का जो जैन धर्म का जो स्वभाव है उसके विपरीत ये बयान है, क्योंकि सबसे शांति प्रिय धर्मों में से एक वो है। और सनातन धर्म परंपरा से आगे आए हुए जो धर्म है बुद्धिज्म और जैनिज्म, दुनिया को मार्ग दिखाता है शांति का। तो उन्हें आगे बढ़ करके
आदिवासी समुदाय का इतना भला वो कर रहे हैं। मैंने देखा गिरिडीह के तमाम क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं। कितने लोग रोजगार, कितने मंदिर बन रहे हैं, कितने धर्मशालाएं बन रही हैं। तो उनको आगे आके उनसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए। राजनीतिज्ञों को इस पूरी मुहिम से बाहर कर देना चाहिए। बाहर कर देना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक बात करें। और बात कर करके इसका सोल्यूशन खुद निकालना चाहिए, क्योंकि जो राज्य सरकार की नियत है इस मामले में हमको साफ नजर नहीं आता। ठीक है, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। बताइए, स्थिति तो बेहद टकराव वाली पैदा हो रही है। सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल की जा रही है, क्योंकि आरोप सरकार पर ही लगाए जा रहे हैं, वो चाहे आदिवासी लोग हों या फिर जैन समुदाय के लोग हों, दोनों लोग सरकार पर ही आरोप मढ़ रहे हैं। देखिए सर, हम तो थोड़ा देर से जुड़े, हाँ, देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक। लेकिन अभी जाते जाते मैंने आदरणीय इंदुकांत दीक्षित जी की बातें सुनी। इन्होंने कहा कि राजनीति के लोगों को इस मुहिम से बाहर कर दिया जाए, लेकिन कहते कहते अंतिम में उन्होंने कह दिया कि राज्य सरकार को और एक केंद्र सरकार को भी मोदी जी इसमें जुड़े रहेंगे। वो तो राजनीति करने में महारत है, जुमला पढ़ते हैं। आदरणीय दीक्षित जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी टिप्पणी में मोदी जी और अमित शाह जी को भी शामिल करें। वो सारा झगड़ों का जड़ जो है ये मोदी जी का लगाया हुआ है, बीजेपी का बड़का आपका बोया हुआ बीज है। ये तो मोदी जी इसको काट रहे हैं, हटा रहे हैं। आपने जो बोया है ये तो हम सफाई अभियान में लगे हुए हैं कि कैसे दुरुस्त करना है देश को। अच्छा, आनंद अमित जी बोल रहे हैं क्या? जी 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 जी, वाह वाह, क्या बात है। बड़ा जुमला पार्टी के आदरणीय सदस्य, तरीके से बीज बोया है, आदरणीय सदस्य, बड़े जुमला पार्टी के। नहीं सर, एक सेकंड रुक जाइए, बहुत सीधा सा सवाल, एक सेकंड अनंत अमित जी आप रुकिए। तिवारी जी, बहुत सीधा सा सवाल। तिवारी जी सुन लीजिए, मैंने अनंत अमित जी से पूछा था, आपसे भी वो पूछ रहे हैं। सरकार के पास कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार ने बनाया है कि जो दोनों लोगों को मिलजुल करके ये टकराव की स्थिति को खत्म कर दे? सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि हम बैठ करके बातचीत करेंगे, और इस पर सरकार के ध्यान में, संज्ञान में है। संजीदगी से सरकार इस पर नजर रखे हुए है, लेकिन कई परिस्थितियां अभी सामने हैं। सरकार कई परिस्थितियों से अभी उलझ रही है, इसलिए एकदम तत्काल ये कह देना कि बस 2 मिनट में समस्या का समाधान हो जाए, ये नहीं, 2 मिनट नहीं भाई तिवारी जी, लंबो महीने से चला आ रहा है ये पूरा मामला, और कब तक आश्वासन पर ये मामला पूरा टिका रहेगा? देखिए, मामला जो है ना, अभी हमको बताइए ना, रामचरितमानस चलाया गया, क्या आप समझते हैं तुरंत सुलझ जाएगा? तुरंत गिरफ्तारी हो गई भाई ना, है तुरंत गिरफ्तारी हो गई भाई, गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जड़ तो बीज बो दिया ना। अब तो ढोल गंवार सुनारी सकल ताड़ना का अधिकारी करते फिर रहे हैं लोग। अरे कुछ ना भाई, वो अनपढ़ लोग अभी से नहीं कर रहे हैं, पहले भी कई दफा ऐसे चौपाई पर विवाद उठ चुका है। ये चौपाई पर पहले भी कई बार विवाद उठ चुका है। ठीक है, पूरी विनम्रता से हम ये निवेदन कर रहे हैं। इंदुकांत दीक्षित जी हमारे बहुत आदरणीय है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है। सम्मान तो आप इंदुकांत दीक्षित जी का कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सम्मान आदिवासियों का और जैन समुदाय के लोगों का भी आप करिए, और जो स्थिति बन रही है उस स्थिति को खत्म करिए, और समझौता कराकर, सुलह समझौता कराकर इस विवाद को खत्म करने का काम करिए। जुमला पार्टी के लोगों को अलग कर दिया। समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ेगा। तिवारी जी, आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से टकराव की स्थिति बन रही है, सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण ये काम है कि आखिर इस टकराव को कैसे खत्म किया जाए और दोनों समुदाय के लोगों को एक साथ एक मंच पर लाया जाए और किस तरीके से सुलह समझौता कराया जाए। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्ते।